हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो है EMRS PGT इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। उसके पूरे इंग्लिश PGT का जो क्वेश्चन पेपर है उसको कम्प्लीटली हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि संभावना है अप्रैल में EMRS की जो सेकेंड फेज़ की वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन के आने की, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करेंगे। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। शुरुआत करते हैं और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मैं सिर्फ जो आंसर की के अकॉर्डिंग राइट आंसर है उसके बारे में आपको बताती हुई चलूँगी, ठीक है। शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है पेपर पैटर्न के बारे में, EMRS PGT का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ओवरऑल 150 क्वेश्चंस का होता है। अब इन 150 क्वेश्चंस में से आपको पता ही है कि 20 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के होते हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चंस आपके हिंदी लैंग्वेज के पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। 50 क्वेश्चंस का आपका जनरल पेपर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ बाकी के जो 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस आपके मेन सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। तो जो बाकी अदर सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स हैं वो ये 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इसमें देख सकते हैं प्रीवियस ईयर, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। और बाकी ये पूरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश PGT का है जो 2023 में एग्जाम हुआ था, वो वाला क्वेश्चन पेपर है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पेपर पैटर्न आप जान चुके हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर। और एक चीज़ और मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टिक लगे हुए थे इस क्वेश्चन पेपर में, इसलिए मैंने कई जगह पर जो क्वेश्चन की नंबरिंग्स है वो हटा दी है और साथ ही साथ इसके जो ऑप्शंस के जो नंबर्स होंगे वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is or are correct about India State of the Forest Report ISFR के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दी गई है, ठीक है। इसके लिए नीचे कॉम्बिनेशन भी दिया गया है ऑप्शंस का, तो उसमें से करेक्ट आपको बताना है। अब आपको क्लियरली विजिबल होगा ये। द फर्स्ट ऑप्शन है, द फर्स्ट स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1947। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द बाइनैलियल असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कैरीड आउट बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI based on the ISFR 2021 report the total forest cover of the country in 21.71% of the total geographical area of the country. And option number D है, the ISFR 2021 report shows a decrease of forest cover as compared to the previous assessment. तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया है अकॉर्डिंग टू द आंसर की, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। ओनली B एंड C आर करेक्ट। तो यहाँ पर भी ये वाला ऑप्शन जो B वाला ऑप्शन है, द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द बाइनैलियल असेसमेंट ऑफ द इंडिया फॉरेस्ट कैरीड आउट बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन नंबर C इज राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, Which team won the 2021 Women T20 World Cup? तो Women 2023 T20 World Cup किसने जीता था? तो ये विन किया था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, हु वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान 2022? तो साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान 2022 इज वॉन बाय उदय नाथ झा। नेक्स्ट, what do we call the process through which bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substance? Fragmentation, leaching, catabolism, humidification. It is known as catabolism, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अकॉर्डिंग to the National Education Policy 2020, by which year the gross enrollment ratio in higher education including vocational education is to be increased to 50%.
तो कौन से ईयर की बात है ये? 2035. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्पा, रोका एंड लदांग आर डिफरेंट नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये अलग अलग नेम्स हैं किस चीज़ के? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओपन कास्ट माइनिंग या फिर अर्थक्वेक वेव्स. तो ये किस चीज़ के नेम्स हैं? Yes, these are the names of shifting cultivation. Option number second is the right answer. Next question is question number 7. Both India and यहाँ पर assertion और reason से क्वेश्चन है. तो assertion क्या है? Both India and USA have bicameral legislature. Bicameral legislature. ठीक है. रीजन क्या है? द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इन बोथ द कंट्रीज हैज एन इक्वल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर डिफरेंट स्टेट्स. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है. करेक्ट आंसर इज ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग. ठीक है, असर्शन सही है लेकिन इसका रीजन जो दिया गया है वो गलत है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज Johann Gutenberg developed the first non-printing press in Germany. Which was the first book he published in that press? तो कौन सी फर्स्ट बुक थी जो उस प्रेस में पब्लिश की गई थी? तो उस बुक का नेम है द बाइबल. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है ये. असर्शन रीजन से पूछा गया है. एज पार्ट ऑफ द मेजर रिफॉर्म टू यूनियन बजट द डेट ऑफ बजट वाज एडवांस्ड टू 1 February for the first time from the budget for financial year 2020. Reason, the advancement of budget date has been done to enable early completion of the budget cycle. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है, इसका असर्शन रॉन्ग है. ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. स्टूडेंट्स and teachers holistic advancement through quality education. सार्थक is an. सार्थक क्या है? Indicative and suggestive NAP implementation plan for technical education, indicative and suggestive NAP implementation plan for legal education, indicative and suggestive NAP implementation plan for higher education. पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए? ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, लीगल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या फिर स्कूल एजुकेशन के लिए है? तो सार्थक किसके लिए है? ये स्कूल एजुकेशन के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज, देखिए ये पार्ट 1 था जो जीएस से रिलेटेड था. ठीक है, ये अभी शुरुआत में जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं वो आपके जनरल पेपर के हैं. जनरल पेपर 50 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चंस का है और 50 क्वेश्चंस में से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी, जो जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस से थे. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी की. यहाँ पर भी रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे. 10 क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज. तो ये सीरीज पूछी गई है और सीरीज में नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा इसमें से, ऑप्शंस में से? तो यहां पर राइट आंसर है RFA. ओके, नेक्स्ट इज a patient has been given a medicine schedule. There are 8 medicine capsules S, T, U, V, W, X, Y, Z which have to be taken each day based on the following condition. तो यहाँ पर सीक्वेंस में बताना है. देखिए इसका जो राइट आंसर है आप रीड आउट कर लेना क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, आप इसे रीड आउट कर लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज. इसका जो राइट आंसर है वो आपको ध्यान रखना है. T इज टेकन इमीडिएटली आफ्टर S. ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है, पहले हमें इसको सारे को अंडरस्टैंड करना है, सारे स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो यहाँ पर जो नीचे 4 स्टेटमेंट गिवन हैं इनमें से कौन सी फॉल्स है? तो फॉल्स यही है, T इज टेकन इमीडिएटली आफ्टर S. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. देखिए, a statement is given followed by 4 conclusions number 1st, 2nd, 3rd, 4th. Assuming the statement to be true, decide which of the conclusion is or are definitely true. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, सबसे पहले इसको पढ़ना है.
देखिए यहाँ पर अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप इधर भी देख सकते हैं, C इज इक्वल टू R, R is bigger than D and D is smaller or is equal to E is equal to K and K is bigger than P। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट दी गई है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डेफिनेटली करेक्ट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो इसका निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्या है, ओनली कंक्लूजन 1 and 3 आर ट्रू। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आए ना 1 and 3 दीज आर ट्रू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुल्ली। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस। द नंबर इन डिफरेंट सेक्शंस इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन। तो ये नंबर ऑफ पर्सन इंडिकेट करते हैं जो डिफरेंट सेक्शन में नंबर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर सैलरीड पर्सन किस में दिए गए हैं, एक तरीके का ट्राइंगल में क्या दिया गया है, सैलरीड पर्सन। ठीक है, सर्कल में मैरिड पर्सन है, उसके बाद में यहाँ पर स्क्वायर में आपके अंडर 35 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से दिए गए हैं। अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मैनी अंडर 35 ईयर्स पीपल आर सैलरीड बट नॉट मैरिड। तो यहाँ पर ये बताना है कि कितने लोग अंडर 35 हैं जो सैलरीड तो हैं लेकिन मैरिड नहीं हैं। तो मैरिड में मतलब मैरिड का ये पूरा सर्कल आप देख लीजिए, इसमें जो नहीं आता, इसमें जो आएगा उसको तो लेंगे नहीं हम, है ना, सर्कल में जो मैरिड में आएगा, क्योंकि मैरिड नहीं है ये पूछा गया है। सैलरीड होना चाहिए 35, अंडर 35 होना चाहिए। तो यानी कि स्क्वायर और ट्राइंगल दोनों में आना चाहिए, है ना, स्क्वायर और ट्राइंगल में दोनों में आ रहा है, तो ये 8 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 members D, K, L, M, N and P. They are lecturer, artist, businessman, executive, NGO worker and singer, but not necessary in the same order. There are 2 married couple and a lecturer is married to the artist who is the mother of L and P. P is pursuing singing. D has 1 son and 1 grandson who is an executive. K, the businessman, is married to D. Of the 2 married ladies, one is a NGO worker. Which of the following statement is true? अब इनमें से बताना है कि नीचे कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये पूरा हमें अंडरस्टैंड करना है, सही तरीके से देखना है और उसके बाद बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ट्रू है। K is the wife of D, M is the executive, M is the artist या फिर L is son of D and K। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है M is the artist। नेक्स्ट इज यहाँ पर असर्शन रीजन से क्वेश्चन दिया गया है। 2 स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। देखिए असर्शन क्या है, फेक न्यूज स्प्रेड इन वर्ल्ड हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम, द इंटरनेट इज सोर्स ऑफ ऑल फेक न्यूज़ेस। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। देखिए स्टेटमेंट ए सही है लेकिन आर गलत है। ओनली मतलब केवल इंटरनेट ही ऐसा सोर्स नहीं है जो सारी फेक न्यूज़ फैलाता हो। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट इज अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, आप चाहो तो स्टडी मतलब रीड आउट कर सकते हो। लक्ष्मी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रैवल, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड ट्रैवल्स 2 किलोमीटर साउथवर्ड्स टू अ पॉइंट जेड एंड देन टर्न्स राइट एंड ट्रैवल ट्वाइस दैट डिस्टेंस टू रीच वाई। शी देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 5 times and the distance she covered between point A and Z and the reaches point X. From there she turns left and travels 4 kilometers to reach destination B. What is the shortest distance between the point A and B? And what is B's direction with respect to A? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 12 किलोमीटर साउथ। ठीक है, डायग्राम भी कुछ इस तरीके से बनेगा इसका, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इज 12 किलोमीटर साउथ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सुधा इज द वाइफ ऑफ आनंद, कविता इज द मदर ऑफ गौरव एंड अनु इज द डॉटर ऑफ रवि हु इज द ब्रदर ऑफ आर्यन। अनुज मदर कविता इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आनंद। हाउ इज सुधा रिलेटेड टू आर्यन? राइट आंसर है मदर।
ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। देखिए 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। 3 statements are given followed by 2 conclusion, first and second. Assuming the statement to be true, decide which of the following conclusions are definitely true. Statements देखते हैं, उनके conclusions नीचे दिए हुए हैं। Statement है M is bigger than Q, P is greater and is equal to the M, N is smaller and is equal to M. तो इस हिसाब से आपके कंक्लूजन दिए हुए हैं, Q इज इक्वल टू N, Q स्मॉलर P, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट। तो ये 2 कंक्लूजन है आपके, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, या फिर नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। तो यहाँ पर राइट आंसर है ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज, which of the following Venn diagram represent the best relationship between teachers, sisters and females? तो टीचर्स, सिस्टर्स और फीमेल्स के लिए कौन सा बेन डायग्राम सही है इनमें से, इन चारों बेन डायग्राम में से? टीचर्स, सिस्टर्स एंड फीमेल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला बेन डायग्राम। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर रीजनिंग कंप्लीट होता है आपका 10 क्वेश्चन का, ठीक है। 21 में देखते हैं, एक क्वेश्चन और है अभी रीजनिंग के, हाँ 2 क्वेश्चन और हैं, इन्हें और देखते हैं। गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, ईच कंटेन सम इंफॉर्मेशन, डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाउ इज कुशाल रिलेटेड टू मीनाक्षी? तो पहले हमें स्टेटमेंट देखनी होंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि कुशाल कैसे रिलेटेड है, कैसे संबंधित है मीनाक्षी से। तो स्टेटमेंट है कुशाल इज ओनली सन ऑफ मीनाक्षी इज ब्रदर इन लॉ, गर्विता इज कुशाल्स ओनली सिस्टर। तो यहाँ पर आगे, यहाँ पर ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि ये कैसे कनेक्टेड है। ये 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। द स्टेटमेंट फर्स्ट alone is sufficient to answer the question while the statement second alone is sufficient। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 ही है, कि यहाँ पर ना स्टेटमेंट फर्स्ट जो है अकेले ही सफिशिएंट है टू आंसर द क्वेश्चन, कि कुशाल मीनाक्षी से कैसे संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 8 फ्रेंड JKLM PQRS are sitting around a square table in such a way that all are facing toward the center of the table. L sit in the middle of the side, P is second to the left of M, Q is exact right of K and is sitting in the middle of the side. P doesn't sit with L, M sits exact right of J, 2 friends are sitting in between M and S. R is second to the left of J and S is exact left of L. K is third of the left of L. Who sits fourth of the right? राइट से फोर्थ कौन बैठा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसका वो है R, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज देखिए 7 children KLPRTX and Y are sitting on a straight bench facing towards north. X is sitting immediately left of Y. Yes, T is the immediate neighbor of R and P. Neither X and nor Y are the immediate neighbors of L. P is sitting second to the left of L. Who is sitting the second position from the right end? Yes, correct answer है यहाँ पर K. Next is 3 statements are given followed by 4 conclusion numbers first, second, third, fourth. Assuming this statement to be true. अब यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन देखने हैं और बताना है कि कौन सी, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना ये ट्रू हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन देख लेना है, ठीक है। स्टेटमेंट्स हैं ऑल बोट्स आर फिशेस, सम फिशेस आर रिवर एंड सम रिवर्स आर सेलर्स।
तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या होंगे? सम सेलर्स आर फिशेस, सम बोट्स आर सेलर्स, सम रिवर्स आर बोट्स, सम फिशेस आर बोट्स। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ओनली कंक्लूजन फोर्थ फॉलोज। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इफ नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट देन व्हाट विल वेस्ट बिकम? जब नॉर्थ को अगर हम साउथ वेस्ट मान लें तो फिर उसके बाद में आपका जो वेस्ट है वो क्या, कौन सा डायरेक्शन होगा फिर? तो राइट आंसर है यहाँ पर साउथ ईस्ट। नेक्स्ट इज रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पर लेटर सीक्वेंस को देखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। लेटर सीक्वेंस आप देख ही रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम योर राइट एंड ऑफ द गिवन सीक्वेंस? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर पी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड पी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑल पिंक्स आर स्कारलेट्स, सम स्कारलेट्स आर ब्लू एंड नो ब्लू इज ब्राउन। ओके, कंक्लूजन है सम ब्राउन्स आर ब्लूज एंड नो पिंक इज ब्राउन, सम स्कारलेट आर पिंक्स। तो कौन से कंक्लूजन राइट हो जाएंगे यहाँ पर? राइट आंसर है ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। ओके, कंक्लूजन नंबर थर्ड फॉलोज है। तो आगे चलते हैं। Question number 28. Given below a question followed by two statements, first and second, each contains some information. Decide which of the statement is or are sufficient to the answer of the question. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए नीचे दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। अब हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या एक ही स्टेटमेंट सफिशिएंट है या दोनों स्टेटमेंट की जरूरत होगी। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कहा गया है हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे अमंग 5 फ्रेंड जे के एल एम एन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जे के एग्जैक्टली राइट में कौन बैठा हुआ है? 5 फ्रेंड बैठे हैं जे के एल एम एन फेसिंग टू द नॉर्थ। ओके, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट गिवन है नीचे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के एंड जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट है के इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में से कोई सी एक स्टेटमेंट काम की है और यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ईदर स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और स्टेटमेंट सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट टू द आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. Two statements labeled as assertion and reason are given. Consider both the statements carefully. अब देखो यहाँ पर assertion reason से क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है India has the potential to make its handicrafts industry a very flourishing sector. India is a home to a very large number of craft forms including textiles. तो यहाँ पर जो right answer है ना इसका वो है both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option number A is the right answer. Next question is क्वेश्चन नंबर 30. अब यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कि जनरल पेपर जो 50 क्वेश्चंस का है उसमें से 10 क्वेश्चन आपके जीए के थे और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं. ठीक है, तो यहाँ पर m प्लस क्यू मीन्स m इज द वाइफ ऑफ q, m माइनस क्यू मीन्स m इज द फादर ऑफ q. ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इनका कॉम्बिनेशन देख लेना है हमें. उसके बाद में यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप दिया गया है, इसको समझना है, इसमें ब्लड रिलेशन कनेक्ट करना है और पूछा गया है कि b रिलेटेड टू d, मतलब हाउ इज b रिलेटेड टू d, b d से कैसे संबंधित है. और यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आता है वो है सिस्टर. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. अब यहाँ से आईसीटी के 10 क्वेश्चन शुरू होते हैं. 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं जनरल पेपर के. अब विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रीफर मोस्ट टू डिजाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज. तो यहाँ पर कौन से आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. तो राइट आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट इज द पावर बैकअप डिवाइस यूपीएस स्टैंड्स फॉर. यूपीएस की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? अनइंटरप्टेबल power supply. Okay, option number C is the right answer. Next is which type of network we create when we connect two smartphones to transfer some photos through Bluetooth.
तो कौन सा नेटवर्क है वो? यस, पैन, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000? तो कौन सा नहीं आता है, ये पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000? Stealing monitor from a store, distributing child pornography over internet, misusing personal information over internet, using fake email messages to get personal information। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? Stealing monitor from a store। Next is which of the following is not a source of the वायरस एंटरिंग योर सिस्टम? तो वायरस एंटर होने का कौन सा सोर्स नहीं है? ईमेल अटैचमेंट, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, प्रिंट आउट्स। तो आप समझ ही गए होंगे राइट आंसर। देखिए ICT के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे गए हैं, यहाँ पर राइट आंसर है प्रिंट आउट्स। नेक्स्ट इज MCAFE प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये क्या है? एंटीवायरस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यस, इट इज एंटीवायरस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा क्लाउड स्टोरेज सर्विस है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है वन ड्राइव। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट इज देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी सम सेलेक्टेड टेक्स्ट इन मोस्ट ऑफ द MS विंडोज एप्लीकेशन। तो कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? यस, Ctrl+C। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस AI ओनली इनपुट डिवाइसेस? इनमें से कौन से ग्रुप की सॉरी यहाँ पे R है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइस? यहाँ पर जो डिवाइसेस के ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रुप जो है वो ओनली फॉर इनपुट डिवाइसेस है। तो राइट आंसर क्या है? जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल, यस, विंडोज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आता है हमारा पार्ट नंबर 4। 10 क्वेश्चन आपके ICT के हो गए, यानी कि 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए जनरल पेपर के। और ये लास्ट पार्ट बचता है जनरल पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड का। 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टीचर्स ऑनेस्टी, टीचर्स स्कॉलरशिप, टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग, टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट्स लर्न। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहन कैन नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ propositions and deal with proposition instead of objects. He deals with some total of possibilities rather than empirical situation. He takes final steps toward versatility in thought. Mohan is at which stage of Piaget's model? Piaget का जो मॉडल है उसमें से वो कौन सी स्टेज पर है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Which one of the following is not a characteristics of teacher centered approach? टीचर सेंटर्ड अप्रोच का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये पूछा जा रहा है। लार्ज साइज्ड क्लासेस आर हैंडल्ड वेरी वेल, अनफेमिलियर और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर डायरेक्टली एक्सप्लेन बाय टीचर, इनफ स्कोप फॉर डिस्कशन एंड डिबेट इज अवेलेबल, कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड कैन बी कंप्लीटेड इन टाइम। तो देखिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच पूछा जा रहा है, तो इसमें enough scope for discussion and debate is not available. Okay, next is if students are not taking interest in their studies, the teacher should, टीचर को क्या करना चाहिए अगर स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? तो ऑप्शंस हैं, ask them as to why are they not taking interest in their studies, tell them that taking interest in their studies would lead to good result, file a complaint with the principal and parents and seek their indulgence, find out causes for lack of interest and take corrective measures. तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फाइंड आउट द कॉजेज फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। नेक्स्ट इज द अश्योर मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन लर्निंग प्रोसेस हैज़ द कॉम्पोनेंट्स। कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं इसमें?
Analyze learners, state the objectives, select the media and material and evaluate. Activity state state the objectives, support and extend. Analysis the content, state the aim, select method and material and evaluate. Analyze the learners, state the aim, select the method and material and extend. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. एनालाइज लर्नर, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्ट द मीडिया मटेरियल एंड इवेलुएट. Okay, option number A is the right answer. What is not an advantage of discovery method? डिस्कवरी मेथड का क्या एडवांटेज, क्या विशेषता नहीं है? दिस मेथड इज सूटेबल फॉर द स्टूडेंट ऑफ लोअर क्लासेस. इट डेवलप्स साइंटिफिक एंड क्रिटिकल एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स. इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ. इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस. तो कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है ना. तो दिस मेथड इज सूटेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लास. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज Which of the following is not an example of assessment of learning? Assessment of learning का एग्जाम्पल नहीं है. देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है कई बारी असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है एनुअल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ होमवर्क, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है असेसमेंट ऑफ होमवर्क. दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट इज Which characteristic does not belong to adolescence stage? Adolescence stage से कौन सा characteristics belong नहीं करता? Pronounced group loyalty, forming groups among the members of same sex, a period of intense emotion, highly critical of social evils and injustice. Right answer is forming groups among members of same sex. Option number B is the right answer. What should not be a role of a teacher in the construction of knowledge by students? Being sensitive to the previous experience of each and every student in the class, supporting cooperative and collaborative learning in the classroom, focusing on realistic approach to solve real world problem, discouraging self analysis and self assessment. तो राइट आंसर है यहाँ पर डिस्करेजिंग सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अ यूनिट टेस्ट? यूनिट टेस्ट से रिलेटेड नहीं है. कौन सा? स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज, टोटली कंट्रोल्ड बाय द टीचर, यूज्ड ऑफ रेमेडियल पर्पस. राइट आंसर है स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज देखिए यहाँ से आपका मेन सब्जेक्ट स्टार्ट होता है. तो हम देखते हैं पार्ट नंबर 5. इसमें टोटल हम 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 57 हैं अनसीन पैसेज से रिलेटेड. आप चाहो तो पैसेज रीड आउट कर लेना, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा. अब देखिए यहाँ मैं क्वेश्चंस रीड आउट करके क्वेश्चन के आंसर आपको बता देती हूँ. वाई डिड द ओल्ड मैन फील टू मच लोड ऑन हिज शोल्डर्स? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो है ही वॉज कैरिंग मोर वेट देन ही कुड कैरी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन. ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 57 तक. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है ये. द एक्सप्रेशन बियॉन्ड द एज ऑफ वर्क इम्प्लाइज. तो राइट आंसर है यहाँ पर ही ought टू हैव रिटायर्ड. नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट देखनी है. स्टेटमेंट ए है द ओल्ड मैन लुक्ड वाइजेंड और हिज फेस वॉज श्रिबल्ड. तो स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, स्टेटमेंट बी इज ट्रू. कौन सा राइट होगा यहाँ पर? स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग. यहाँ पर राइट आंसर है बोथ ए एंड बी आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. नेक्स्ट इज the passerby was not able to offer more money as charity as he. ये क्वेश्चन नंबर 54 है. तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है also wanted to fend for his own needs. ऑप्शन नंबर 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 हम रीड आउट करेंगे. ये है क्वेश्चन नंबर 55. The nodal vendor shouted. Nodal vendor shout कर रहा था when he looked at the old man to promote the sale of his noodles. Right answer है ये noodle. To promote the sale of his noodles. Second. Next is in spite of the advice of old man, the youth even ate the seed. Implies the.
तो 56 है ये, और इसका राइट आंसर है यूथ वर नॉट फार साइटेड। नेक्स्ट इज व्हाट, वेट अ मिनट, यस, व्हाट प्रॉम्प्टेड द पासर बाय टू गिव मनी टू द ओल्ड मैन। राइट आंसर है ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज ओन फादर व्हेन ही लुक्ड एट द एज्ड मैन। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन नंबर 57 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर फिर से एक और पैराग्राफ दिया गया था 58 से लेकर 64 क्वेश्चन नंबर तक, ठीक है। तो ये पैराग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 64 तक। पहला क्वेश्चन है इस पैसेज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 है ये। व्हाट प्रॉम्प्ट रॉबिन्सन क्रूसो टू नेम द पर्सन फ्राइडे। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज राइट आंसर इज इट वाज फ्राइडे व्हेन ही मेट हिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉम्प्ट रॉबिन्सन क्रूसो टू टेक फ्राइडे बैक होम विद हिम। बताइए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ना, इसका पहला ही ऑप्शन राइट है, फ्राइडे हैड प्रूव्ड हिज यूटिलिटी फॉर रॉबिन्सन क्रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। हाउ वाज रॉबिन्सन क्रूसो एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द मूविंग शिप। राइट आंसर है बाय लाइटिंग फायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, ये है 61। व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो फायर्ड फ्रॉम हिज गन मेंट दैट। यस, इसका मीन्स होता है द लाइफ ऑफ फ्राइडे वाज इन डेंजर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाई डिड रॉबिन्सन क्रूसो एंड फ्राइडे थैंक द कैप्टन ऑफ द शिप for rescuing them. Okay, next is what convinced Robinson Crusoe about the presence of another person on the island. तो राइट आंसर है यहाँ पर the footprint different from his own. Okay, ऑप्शन नंबर ए is the right answer. Next question, yes, next question is question number 64. Why was Robinson Crusoe pleased to have Friday on his island? तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, और ये दोनों ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट इज यहाँ पर अनदर पैसेज शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 70 तक इस पैसेज से रिलेट करके पूछे गए हैं। हाउ डू बीज कम्युनिकेट, ठीक है। ये पैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज था ये, तो इसको रीड आउट कर सकते हैं आप चाहो तो, और इसके क्वेश्चंस आगे गिवन है, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगी। व्हेन अ बी कम्स होम एंड फाइंड a particular flower more than 100 yards away, the returning bee performs. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? When a bee comes home and finds a particular flower more than 100 yards away and returning bees perform. राइट आंसर है a tail dance. Okay? Next question. ये है क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, ये 66 है। The number of turn per minute in a tail dance indicate, ये इंडिकेट करता है डिस्टेंस को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर शुड बी लुक्ड फॉर नेक्टर और पोलन इन मेड नन टू अदर बीज थ्रू। तो राइट आंसर है यहाँ पर सेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द डैश ऑफ द रिटर्निंग बीज इंडिकेट व्हाट दे हैड फाउंड। टच, डांस, स्मेल या साउंड। तो राइट आंसर है यहाँ पर स्मेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपका जो मेन पेपर है उसमें भी 3 पैसेजेस पूछे गए हैं। द बीज कम्युनिकेट, तो ग्रामर का रोल आप ज़्यादा समझ सकते हो इसमें भी। द बीज कम्युनिकेट विद अदर बीज थ्रू, जो बीज होती हैं तो वो दूसरी बीज से कैसे कम्युनिकेट करती हैं, किसके जरिए? टच, साइज, इंस्टिंक्ट या मूवमेंट। तो इंस्टिंक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द वर्कर बीज डैश नेक्टर फ्रॉम वेरियस फ्लावर्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कलेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 to 75 इन द गिवन क्वेश्चन आंसर बी बाय पिकिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके लेटर और एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है इन सोशल कॉरस्पॉन्डेंस इफ यू डू नॉट नो द पर्सन टू whom you are writing the salutation should be। तो सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए? अगर आप एक लेटर लिख रहे हो किसी सोशल कॉरस्पॉन्डेंस में और उस पर्सन को आप जानते नहीं हो, तो सिचुएशन में सैल्यूटेशन क्या रहेगा? डियर सर, डियर मैडम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 71 था, ये है क्वेश्चन नंबर 72। द बिब्लियोग्राफी गिव्स डिटेल ऑफ द, तो बिब्लियोग्राफी किस चीज़ की डिटेल देता है? बुक्स एंड पीरियोडिकल्स कंसल्टेड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन अ फॉर्मल लेटर इफ यू नो द एड्रेस इज द अप्रोप्रिएट फॉर्म विल बी, तो एक फॉर्मल लेटर में एड्रेस ही को आप जानते हो तो अप्रोप्रिएट फॉर्म क्या होगी? योर्स सिंसियरली। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन अ सेंटेंस व्हेन वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अदर इज प्लूरल द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर है वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट में, तो क्लोजर टू इट, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के क्लोजर में होगी ना, पास में होगी वर्ब, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में है तो वर्ब भी सिंगुलरली यूज होगी और अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट जैसी भी वर्ब यूज होनी होती है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज होगी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्लोजर टू इट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर शैल बिगिन विद, तो एक कंप्लेंट लेटर लिखना है हमें एक एडिटर को, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 83, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस गिवन अ ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, आई डैश मोहन सिंस मंडे, हैव नॉट सीन, डिड नॉट सी, वॉज नॉट सीन, हैड नॉट बीन सीन, तो राइट आंसर है यहाँ पर हैव नॉट सीन। ओके, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन नंबर 72 है, 72, इसमें क्या आएगा? स्टार्टिंग में ब्लैंक है, रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ओके, और यहाँ पर ना सब्जेक्ट में आई और गिवन है, कभी आप कंफ्यूज हो, आई डैश रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज होनी चाहिए? तो आप जानते हैं ये क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ना, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो है हैव बीन। ओके, नेक्स्ट इज आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर डैश माई पेन, तो कौन सी सुटेबल वर्ब यूज होगी यहाँ पर? आई वुड हैव लेफ्ट, डिड आई लीव, आई लेफ्ट, हैड लेफ्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर है आई लेफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए 79 है ये क्वेश्चन, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट लॉस टेम्पर, तो आप जानते ही हैं इमेजनरी चीज में वर का यूज करते हैं ज्यादातर, इफ आई वर यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है योर फादर डैश फॉर यू व्हेन यू टीच होम, सॉरी व्हेन यू रीच होम, तो रीच होम, अब यहाँ पे ब्लैंक जो है इसमें क्या आना चाहिए? कौन सी वर्ब आएगी? विल बी बेटिंग, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज आई shall certainly work all next week except when it is raining। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, 3 hours will have passed when the bell rings। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई डैश द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, हैड रिटन आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन गिवन है यहाँ पर भी, यू स्टार्टिंग में ब्लैंक है, यू शो मी द वे टू द स्टेशन, तो यहाँ पर राइट वर्ब क्या आएगी? यहाँ पर जो मॉडल वर्ब लगेगी वो है कुड यू शो मी द वे टू द स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 85, yes 85 is he is terribly ill, you blank call the doctor, तो क्या आएगा? you must call the doctor, क्योंकि नेसेसरी वाली चीज हो गई है यहाँ पर। he स्टार्टिंग में, फिर ब्लैंक है, very naughty as a child, तो राइट आंसर क्या होगा? could be, ought to be, would, must have been, तो must have been। ठीक है, we dash to respect our old elders, तो ये सारे मॉडल वर्ब से रिलेटेड ही क्वेश्चन चल रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा ought।
वी ought to respect our elders. Work hard lest you dash fail. तो यहाँ पे क्या आएगा? You should fail. ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. अभी ये vocab से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है. पहला है डेप्थ. क्या कहा गया है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. तो यहाँ पर ना वर्ड्स के सिनोनिम पूछे गए हैं. तो डेप्थ का सिनोनिम क्या है? डेप्थ का सिनोनिम होगा स्किलफुल. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज रिक्विट. रिक्विट का सिनोनिम स्पेयर, रीपे, फेवर, पनिश. तो रीपे. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज ड्रॉसी. ड्रॉसी का आपको सिनोनिम बताना है. ड्रॉसी का सिनोनिम हो जाएगा स्लीपी. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज लेजिटिमेट. लेजिटिमेट का वैसे इसमें कंफ्यूजन हुआ था राइटफुल और वैलिड में. वैसे राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर की इज वैलिड. ठीक है, सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्ड्यूरेट. ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम क्या होगा? एडामंट. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए 94 से 98 तक. यहाँ पर एंटोनिम पूछे गए हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज वन अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. तो फर्स्ट इज कमेंड. कमेंड का एंटोनिम क्या होगा? कंडेम. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. कंसील. कंसील का एंटोनिम क्या होगा? कंसील, रिवील. ओके. नेक्स्ट इज अपोजिट. ये ओपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है, ध्यान रखना. अपोजिट का जो आपका मतलब एंटोनिम हो जाएगा वो क्या होगा? इनअप्रोप्रिएट. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज प्रोवोकेशन. प्रोवोकेशन का एंटोनिम क्या होगा? पैसिफिकेशन. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज इवैक्यूएट. इवैक्यूएट का आपका एंटोनिम जो होगा वो है रिटेन. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बढ़ते हैं. डायरेक्शन है 99 से लेकर 101. फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो फिल इन द ब्लैंक फिल करना है. अब देखिए ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 99 है, सेट है ये S2. तो इसका आप देख भी सकते हो आंसर की में. यहाँ पर इसके लिए ना Z दिया गया है, Z ऑप्शन में, और Z का मतलब है ऑल. यहाँ पर ना सारे ही ऑप्शन सही हैं इसके. ठीक है, इस सेंटेंस में आप जो भी ऑप्शन फिल करोगे वो सारे ही सही हैं. इस स्पेशली क्वेश्चन का ध्यान रखना है आपको. क्वेश्चन नंबर 99 है ये. ठीक है, तो यहाँ पर ऑल हो जाएगा. नेक्स्ट इज ये है क्वेश्चन नंबर 100. 2/3 ऑफ द सिटी डैश इन द ruins. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है वर. नेक्स्ट इज ट्रेजर्स आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरी दैट डैश एवर रिटन. तो यहाँ आएगा दैट वर एवर रिटन. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन स्प्लिट इनटू 6 पार्ट्स. द पोजीशन ऑफ 1 and 6 आर कंस्टेंट. द अदर 4 आर मेंशन्ड एज PQRS. अरेंज दीज 4 इन अ लॉजिकल ऑर्डर. तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो 6 पार्ट में बटा हुआ है सेंटेंस, और पहला पार्ट और जो 6 पार्ट है वो तो उनकी पोजीशन सेम रहेगी. लास्ट बीच वाली जो पोजीशनिंग है वो चेंज होगी और उनकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग लगानी है. और इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें जो प्रॉपर सीक्वेंस है इसकी वो है QSRP. यानी कि व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस आई फोन माई मदर and to tell her that I would not be able to get home early as I had promised. ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा. तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 QSRP. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट. अब यहाँ पे भी ना अरेंजमेंट ही है, सेंटेंस का अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. इसमें भी सीक्वेंस पूछी गई है. तो इसमें भी पहली पोजीशन और जो लास्ट पोजीशन है वो तो कांस्टेंट रहेगी. एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट और ये टू द ऑफिस सुपरिटेंडेंट. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है PQSRS. ठीक है, PQSR. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट है मेक हे वाइल द सन शाइन. इसमें क्या पूछा जा रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइन. फाइंड आउट विच क्लॉज हैज बीन यूज इन दिस पार्ट. तो यहाँ पर क्लॉजेस पूछी जा रही हैं. ठीक है, वाइल द सनशाइन, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें कौन सी क्लॉज है?
तो यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हो लिटरेचर का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है ना, और ज़्यादातर पैसेज थे और ग्रामर, वोकैब, इस तरीके के क्वेश्चन है। कैन यू टेल मी हु रोट शकुंतला? आई थिंक यस, इसमें ये जो फ्रेज दी गई है ना, सॉरी ये जो क्लॉज दी गई है अंडरलाइन की हुई, इसका पूछा जा रहा है कि ये कौन सी क्लॉज है। तो यहाँ पर भी नाउन क्लॉज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन बताना है करेक्ट क्या आएगा, तो देख लेते हैं इसमें। माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 डैश माई हार्ट इज प्योर। तो 10 के बाद में यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो है एज। ठीक है, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 एज माई हार्ट इज प्योर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर भी कंजंक्शन बताना है। वर्च्यू एंड नोबल्स डैश वाइज डिग्रेड्स। तो यहाँ पर दोनों ही अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पर जो कंजंक्शन लगेगा वो है बट। दे टॉयल नॉट डैश डू दे स्पिन। तो नीदर आएगा, नीदर डू दे स्पिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच शेक्सपियरियन हीरोइन सेज हस्बैंड आई कम। तो देखिए यहाँ पर लिटरेचर का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 109 है ये। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है शेक्सपियर की वो कौन सी हीरोइन है जिसकी ये स्टेटमेंट है हस्बैंड आई कम। पोर्शिया, क्लियोपैट्रा, ओफिलिया या फिर इमोजिन। तो राइट आंसर है यहाँ पर क्लियोपैट्रा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिटरेचर के भी हैं 130 तक, आगे देख लेते हैं। ये है इन दी एडवर्टीजमेंट टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सजेस्ट रीडर वुड स्ट्रगल विद। राइट आंसर है फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड ऑकवर्डनेस। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इन द टेम्पेस्ट से वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। ये स्टेटमेंट किसकी है, ये कोटेशन किसकी है टेम्पेस्ट में, ये कहा जाता है प्रोस्पेरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज पैब्लो नेरूडास द बुक क्वेश्चंस कंटेन डैश पोम्स इन कपलेट फॉर्म। यस, कितनी पोम्स कंटेन की गई हैं कपलेट फॉर्म में, ये हैं 74। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 74। नेक्स्ट इज आर्थर मिलर्स ऑल माई सन्स इज अबाउट। आर्थर मिलर का जो ये वर्क है ऑल माई सन्स, ये किस बारे में है। अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेटरन, मैन्युफैक्चरर ऑफ फैकल्टी वार मटीरियल्स, अ जूइश फैमिलीज एक्सपीरियंस इन साउथ शिकागो, फॉर्मर सदर्न जज सेटल इन न्यू ऑरलैंड्स। तो राइट आंसर है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फैकल्टी वार मटीरियल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ फ्रेंच काफ्काज द मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो फ्रेंच काफ्का का वर्क है मेटामॉर्फोसिस, इसके प्रोटेगोनिस्ट कौन थे, ग्रेगर सैम्सा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच कैरेक्टर इज cuckolded in Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter। यस, तो राइट आंसर है यहाँ पर रोजर क्लीनबर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रस्किन बॉन्ड्स अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज बेस्ड ऑन। रस्किन बॉन्ड का ये जो वर्क है अ फ्लाइट ऑफ पिजॉन्स, ये किस पर बेस्ड है, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स सिग्निफाइज पीस इन चिनुआ अचीबेज एरो ऑफ गॉड। चिनुआ अचीबी का जो वर्क है एरो ऑफ गॉड, इसमें कौन सा सिंबल सिग्निफाई करता है, पाम, वाइन, वाइट क्ले, कॉलनट या फिर पाइथन। तो यहाँ पर है वाइट क्ले। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मुल्कराज आनंद वाज अ फाउंडिंग मेंबर। मुल्कराज आनंद फाउंडिंग मेंबर थे किस चीज़ के, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
तो मुल्कराज आनंद जो थे वो फाउंडिंग मेंबर किसके थे? प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ पोम विद नो मीटर और राइम। एक ऐसी पोम जिसमें ना तो मीटर है ना राइम है, तो उसको कहते हैं फ्री वर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज शैलीज एडोनियस इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ। तो आप भी जानते हैं पीबी शैली का जो वर्क है एडोनियस, वो इलेजी लिखी गई है किसकी डेथ पर? जॉन कीट्स की। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अ क्लास हैज कंप्लीटेड रीडिंग। अब यहाँ पे ना NEP 2020 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आपके जो 80 मार्क्स का मेन पेपर है ना, उसमें NEP 2020 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो यहाँ पर गिवन है। अ क्लास हैज कंप्लीटेड रीडिंग अ लेसन, देयर आर फ्यू थीम्स इन इट, द इंग्लिश टीचर टास्क द क्लास टू आइडेंटिफाई वर्ड्स एंड वर्ड chunks related to different themes in the lesson, then they have to make word charts of the same category. This strategy is known as। देखिए, पहले कुछ इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर NEP 2020 से है। तो यहाँ पे इंग्लिश पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें स्ट्रैटेजी पूछी जा रही है कि कौन सी स्ट्रैटेजी है, और राइट आंसर है थीमेटिक लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है मिस रीटा इज टीचिंग चेंज ऑफ स्पीच नरेशन टू हर क्लास। ठीक है, वो नरेशन पढ़ा रही है अपनी क्लास में। शी मेक्स अ स्पीक टू बी एंड आस्क सी टू टेल द क्लास व्हाट ए हैज सेड टू बी इन हर ओन वर्ड्स, देन द टीचर एक्सप्लेन द ग्रामर रूल। दिस मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इज कॉल्ड। इस तरीके का मेथड जो है, देखिए दो तरीके के मेथड हम देखते हैं, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव में पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद मेन रूल पर चलते हैं, है ना, वही है ये इंडक्टिव मेथड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। Next is comprehensible input in language input that can be understood by learner despite their not understanding all the words and structure in it. The idea was proposed in 1985 by Crescent. Option number second is the right answer. Next is in 1968 it was envisaged that dash percentage of GDP should be स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो ये 1968 की पॉलिसी में कह दिया गया था कि कितने % GDP का एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए? 6%। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अ करिकुलर एनरिचमेंट प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ टीचर ऑफ इंग्लिश and her learners with an opportunity to use their skill in languages other than English in non-language courses is called। It is known as language across curriculum. Option number 1 is the right answer. Language across curriculum. Next is choose the two statements that are true of teaching of grammar. Teaching of grammar को लेकर जो दो statement सही हैं उनको find out करना है। Statements हैं teaching rules at the initial stage is not, यहाँ पर not given है, not effective। Teaching rules at the formative stage of learning is very essential. Grammar teaching should move from meaning to form. Grammar teaching should move from form to meaning. तो यहाँ पर ना स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी ये दोनों करेक्ट हैं। कैसे? देखो इसमें कहा गया है टीचिंग रूल एट द इनिशियल स्टेज इज नॉट इफेक्टिव। तो इनिशियल स्टेज पर रूल सिखाना इफेक्टिव नहीं होता है। और ऑप्शन सी ग्रामर टीचिंग शुड मूव फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ए और सी ये दोनों राइट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन। तो ये एक्ट कब पास होता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है बेसिकली। तो 2009 में पास हुआ था और इम्प्लीकेट होता है 2010 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो पास होने के लिए पूछा गया था, तो 2009 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 lays emphasis on ECCE from age 3. What does ECCE stand for? तो यहाँ पे ECCE का फुल फॉर्म पूछा गया है। फुल फॉर्म क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। द प्रेजेंट 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन विल बी मॉडिफाइड एज। ये भी NEP 2020 से है। तो 10+2 को किस में मॉडिफाई कर दिया गया है? आप सभी जानते हैं 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू जस्टिस JS वर्मा कमीशन 2012 a majority of stand alone TEIS over dash in number were selling degrees for a price
तो राइट आंसर है यहाँ पर 10,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका जो मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका पेपर कंप्लीट होता है और इसके बाद में आपका जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वाला पोर्शन है वो बचता है, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। पार्ट 4 में भी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और पार्ट 5 में भी आपके जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें यह भी इसेंशियल था कि आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में एटलीस्ट 40% आपका स्कोर होना ही चाहिए, तभी आपको पास कंसिडर किया जाएगा और तभी आपका बाकी का पेपर चेक होगा, क्योंकि कट ऑफ तो बाकी पेपर के अकॉर्डिंग लगेगी, है ना। इसमें इसको पास करना जरूरी है, ये जो 20 मार्क्स का पोर्शन है। तो इस पोर्शन में देख लेते हैं जनरल इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको बताना है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके। सेंटेंस है, हो सकता है आपको ब्लर दिख रहा हो, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, हिज एटीट्यूड वैक्सेस मी समटाइम्स, ठीक है, हिज एटीट्यूड वैक्सेस मी समटाइम्स। अब इसको ध्यानपूर्वक पैसिव में चेंज करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज एटीट्यूड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। पैसिव वॉइस में इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव द स्टेशन व्हेन वी डैश देयर। तो यहाँ पर जो इसमें राइट आंसर दिया है अकॉर्डिंग टू आंसर की, वो है रीच्ड, व्हेन वी रीच्ड देयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 133 to 135। देखिए डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। तो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, मिस्टर कन्वाल इज डैश प्रिंसिपल ऑफ दिस, यहाँ पर दिस है, ऑफ दिस स्कूल। तो मिस्टर, देखिए आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्या आएगा, मिसेस कन्वाल है, यहाँ पर मैं गलत प्रोनाउंस कर गई थी। मिसेस कन्वाल इज डैश प्रिंसिपल, तो इज आ प्रिंसिपल, इज एन प्रिंसिपल, इज दी प्रिंसिपल, ये नो आर्टिकल। तो यहाँ पर बिना किसी आर्टिकल के भी काम चल सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर दा भी लगाया था, ठीक है। आगे चलते हैं, टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन डैश जस्ट ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज आर वॉज वर, तो इज आएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश डैश कमिंग टू द पार्टी। तो क्या आना चाहिए, एज वेल एज कंजंक्शन लगता है तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट फर्स्ट वाला ही सही होता है और उसके अकॉर्डिंग इज आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, choose the option in which the following words phrases have been rearranged to the form a correct sentence। तो यहाँ पर इनको रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना है और इस पर राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4, EDBAC, ठीक है, EDBAC, यानी कि ई से शुरू होगा, हैविंग इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट पीपल गेव हिम सपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट डैश। तो यहां पर क्या आना चाहिए, केम डाउन, केम अबाउट, केम अप, यस, केम अबाउट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर की, केम अबाउट, ओके। नेक्स्ट, द विटनेस विल डैश व्हाट आई हैव सेड। तो फ्रेजल वर्ब कौन सी आनी चाहिए, बियर ऑन, बियर अप, बियर आउट। तो राइट आंसर है बियर आउट, द विटनेस विल बियर आउट व्हाट आई हैव सेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट अप्लॉम्ब, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस। तो ये जो अप्लॉम्ब वर्ड दिया है ना, इसका रिप्लेसमेंट पूछा जा रहा है, क्या होगा, डेफिडेंस, कॉन्फिडेंस, अप्रीहेंशन, डिस्क्विट। तो राइट आंसर है यहाँ पर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द ट्रूप्स वर ऑर्डर टू मोबिलाइज। तो यहाँ पर जो मोबिलाइज वर्ड दिया है इसकी जगह क्या आ सकता है, चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट पूछा गया इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, रिट्रीट, डिसमिस, कन्विंस, लाइन अप। तो राइट आंसर है लाइन अप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ये जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे। अब जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिया था, ठीक है, एक पैसेज दिया है, पैसेज से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 143 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके पैसेज से थे। पहला है करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता, श्रद्धालु, दयालु, जिस पर करुणा की जाती है, प्रेमी। तो राइट आंसर है यहाँ पर जिस पर करुणा की जाती है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे है जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर क्या करता है, कृतज्ञ होता है, निराश होता है, लाचार होता है, प्रीतिकर नहीं होता। तो ये कृतज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे है किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता, तो कौन सा राइट हो जाएगा, भविष्य में उन्नति की, कोमल भावों की, श्रेष्ठ अनुभवों की या सहज अनुभूतियों की। तो राइट आंसर है यहाँ पर कोमल भावों की, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द है, विसर्ग संधि वाला, ठीक है। विसर्ग में इस तरीके के विसर्ग आप सोच सकते हो जब आप संधि विच्छेद करोगे। तल्लीन है, निष्फल है, सज्जन है, उच्चारण है। तो ये बाकी के नहीं है, ठीक है। तो व्यंजन संधि से रिलेटेड है और विसर्ग संधि से कौन सा है, निष्फल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 145 है, ठीक है। ये है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो विलोमार्थी शब्द हैं यहाँ पर, उनमें से असंगत कौन सा है, देखो हार जीत सही है, हर्ष विषाद, हास वृद्धि, लुप्त स्पष्ट। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, लुप्त स्पष्ट। आगे निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है, द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है। घास फूस, लूटमार, कामकाज, ध्यान मग्न। तो ध्यान मग्न नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा लग रहा है आपको, वनस्पति, ब्रह्म, बाण, यजमान। तो यहाँ पर वनस्पति के लिए कहा गया है, वैसे मुझे बाण भी लग रहा था, लेकिन राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू द आंसर की वनस्पति है यहाँ पर। निम्नलिखित में वर्तन के ये हो गया है। निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अंडज, पखेरु, नभचर, निशिचर। तो निशिचर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला के लिए एक शब्द, तो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होगा तो साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर 1। अकल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ, मूर्ख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसी तरीके से इंग्लिश टीजीटी का, EMRS का जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसको भी आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। और इस पे अपने रिस्पॉन्सेज आपको ज़रूर देने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।